नीश, ये शब्द कहीं सुना है आपने? जरूर सुना होगा, किंतु आपकी बुद्धि इसको लेकर हमेशा विचलित ही रहती है। तो मित्रों, इस विशेष शब्द को हम अपने इस अध्याय में साझा करेंगे। Why is it important to have a niche in life? जी हाँ, आपने ठीक सुना। जीवन में नीश का होना क्यों जरूरी है? मित्रों, ये जो प्रश्न है, ये आपके मन में हमेशा कौंधता होगा कि नीश आखिर क्या होती है, कैसे काम करती है। तो पहले हम समझते हैं, creating a niche is an integral part of development because it allows for growth and important involvement, making the person who created the place unique and better than anyone else with similar interests and skills. जी हाँ, नीश बनाना विकास का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि यह विकास और सुधार की अनुमति देता है, जिससे वह व्यक्ति जिनसे जगह जिससे जिसने जगह बनाई है, वह अद्वितीय और समान रुचियों का कौशल वाले किसी भी व्यक्ति से बेहतर है। To understand it deeply, we must have to visit our life as a journey. जी हाँ, इसे गहराई से समझने के लिए हमें अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यह एक ऐसा शब्द है, जी हाँ, नीश, जिसे मूल रूप से समझना जितना सरल होना चाहिए उतना ही जटिल लगता है। अधिकांश लोग इसे ढूंढने में असफल ही रहते हैं, किंतु अब आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपके समक्ष मैं एक ऐसा मंच प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपको न केवल इस शब्द से संबंधित सभी पक्षों को विस्तार पूर्वक बताएगा, अपितु आप स्वयं से भी परिचित हो जाएंगे। हम सभी लोग अपने बचपन से वर्तमान आयु सीमा तक कई प्रकार के अनुभव से गुजरते हैं। हमें जीवन में अपना कर्तव्य पथ चयन करने हेतु कई प्रकार के विकल्पों का उपयोग करना पड़ता है। जिस प्रकार का हमारा जीवन हमें मार्गदर्शन देता है, उसी प्रकार से हम अपने अनुभव को बढ़ाते रहते हैं। एक छोटा बालक जो केवल अपने बालपन को आनंद पूर्वक जीने का कार्य कर रहा होता है, उसके लिए भी यह शब्द उतना ही बहुमूल्य है जितना आपके अथवा मेरे लिए। यह नीश के रूप में अपने नटखटपन में कभी चित्रकारी, कभी उछल कूद करता रहता है, जिसके पीछे उसका केवल एकमात्र लक्ष्य स्वयं को प्रसन्नचित्त रखना एवं अन्य लोगों का भी ध्यान स्वयं की ओर आकर्षित करना होता है। ध्यान दीजिएगा, औरों का भी ध्यान आकर्षित करना होता है। जब उसकी प्रारंभिक शिक्षा मौखिक रूप से उसके माता पिता एवं अभिभावक गण उसे प्रदान करते हैं, तो वह व्यक्ति वस्तु इत्यादि को हाथ में लेकर अथवा स्पर्श करके उसे उसका ज्ञान देते हैं। उसके अंदर इस बात की जिज्ञासा को प्रबल किया जाता है कि वह कुछ नया सीखे। उसकी यह शिक्षा पद्धति वास्तव में अत्यंत मनमोहक होती है। समय बीतने के साथ साथ वह अपनी प्रारंभिक
बोली को उपयोग करना सीख लेता है। जिन शब्दों का उपयोग उसके माता पिता करते हैं उन्हें उसी रूप में बोलना सीख जाता है। इसके उपरांत उसके माता पिता उसे आगे की शिक्षा हेतु किसी उचित मार्गदर्शक के साथ छोड़ देते हैं, जिसे आधुनिक पद्धति में स्कूल अथवा विद्यालय कहा जाता है। यहाँ पर वह शिशु उस मौके मौखिक ज्ञान को लिपिबद्ध करना सीखता है। अब उसके शब्दों एवं विचारों को नए पंख मिल जाते हैं। वह चीजों को और गहनता से समझने का प्रयास करता है एवं बहुत सारी त्रुटियां भी करता है। ऐसा करने पर उसके मार्गदर्शक के द्वारा दंड का भागी भी बनना पड़ता है, किंतु इसी अवधि में उसका मानसिक मस्तिष्क भी विकसित हो रहा होता है। ऐसा अधिकांश संभव नहीं हो पाता कि प्रत्येक शिशु को स्वस्थ शिक्षा प्रदान प्राप्त हो सके, क्योंकि जिस प्रकार का घर का वातावरण होता है संभवतः वैसा विद्यालय में उसे नहीं मिल पाता और वह अपने साथ एक अधकचरे ज्ञान को एकत्र करता रहता है। मूल रूप से उसे जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है उसे वह ना देकर वह शिक्षा प्रदान की जाती है जो संबंधित शिक्षा तंत्र द्वारा निर्धारित की जाती है। उसे अपने मस्तिष्क को सही दिशा में विकसित करने का समय ही नहीं मिल पाता एवं वह अनिश्चितता अनिश्चितता के आवरण को ग्रहण कर लेता है। कुछ ही शिशु ऐसे होते हैं जिनको उनके अभिभावकों के द्वारा एक सही पथ का ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है, परंतु अधिकांश बच्चों को यह सौभाग्य नहीं मिल पाता। कुछ समय बीतने के उपरांत उस शिशु को कुमार अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें वह इस संसार को एक नए दृष्टिकोण के साथ देखने का प्रयास कर रहा होता है। उसके नन्हे से विचारों को नए पंख मिल जाते हैं और किंतु इसके साथ ही उसे अपने भविष्य के निर्माण हेतु दायित्व की जानकारी भी प्रदान की जाती है। प्रत्येक समय काल एवं परिस्थिति में जिस प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं उनमें से किसी एक का चयन उसके अभिभावकों के द्वारा उस कुमार के लिए किया जाता है। हाँ, यह भी संभव होता है कि कुछ कुमार अपने लिए स्वयं दिशा निर्धारित करने का निर्णय लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में उसे कुछ नया करना एवं सीखना आवश्यक हो जाता है। लगभग प्रत्येक कुमार के भीतर कोई ना कोई विशेष गुण उपलब्ध होता है जिसे वह सभी के साथ साझा करना चाहता है, किंतु उसके ऊपर जिस प्रकार के दायित्व का एक भार डालने का जो कार्य किया जाता है वह उसके सामने अधिकांशतः झुकाव अनुभव करता है। उसके भीतर जिस प्रकार के विचार उमड़ रहे होते हैं वह उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास तो करता है, किंतु संसाधनों की कमी होने के कारण उन्हें वह विकसित नहीं कर पाता। जिस प्रकार एक बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं जिनमें कुछ समान प्रकृति वाले होते हैं एवं कुछ विभिन्न प्रजातियों के भी होते हैं, परंतु उपयुक्त समय आने पर सभी अपने गुणों के अनुसार फल अथवा फूल प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक कुमार जब युवावस्था को प्राप्त करता है तो वह भी अपने गुणों के अनुसार समाज को लाभान्वित करने का कार्य कर सकता है, किंतु समय काल एवं परिस्थिति युवावस्था आते आते उसे एक मानसिक बेड़ियों से बांध देती है और वह स्वयं को मानसिक तौर पर ही
परतंत्र मान लेता है। ऐसा कदापि नहीं होता कि वह इन मानसिक परतंत्रता के मध्य अपने स्वप्न को भूल जाता है, अपितु वह अपने गुणों को अपने मन के भीतर ही दबाकर छोड़ देता है। वह केवल किसी ऐसे समय अथवा परिस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा होता है जिसकी सहायता से वह अपने उस गुण को समाज के साथ साझा कर सके। वास्तव में एक लंबे समय तक उसका मस्तिष्क उसे उसके गुणों के प्रति संकेत प्रदान करता रहता है, परंतु बदलने बदलते परिवेश एवं भौगोलिक स्थितियां उसे धीरे धीरे एक अंधेरी गुफा की ओर ढकेले लगती है। अर्थात वह दायित्व के प्रति इतना अधिक बोझ उठा लेता है कि उसे यह ज्ञात ही नहीं रहता कि उसके भीतर किस प्रकार की विशेषताएं प्रकृति के द्वारा उसे मिली हैं। जब कभी भी किसी स्थान पर उसे अवसर मिलता है तो वह अपनी आंखों में एक प्रकाश लिए अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन करने का यथा योग्य प्रयास भी करता है। मित्रों, सामान्य तौर पर यह परिवेश संसार में लगभग 80% लोगों के साथ समायोजित रहता है। 15% लोगों के साथ कुछ चुनौतियों एवं बाधाओं का जो संग्रह होता है, वह उससे कुछ प्रतिशत तक बाहर निकल पाते हैं एवं एक एक सुखद जीवन प्राप्त कर लेते हैं। किंतु पूरे विश्व में केवल 5% ही ऐसे लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से अपनी विशेषताओं का मूल्यांकन करते हुए उसके उनके गुणवत्ता का उपयोग करते हैं एवं वास्तविक सरल जीवन प्राप्त करते हैं। अपने अगले सत्र में मैं आपको इन 20% लोगों अर्थात 15% जमा 5% लोगों की विशेषता से अवगत कराऊंगा, जिससे आप भी अपनी नीश अर्थात गुणों की खदान को ढूंढ सके। मुझे आशा है कि इस प्रारंभिक सत्र में आपको वह बात कुछ हद तक समझ आई होगी कि हम नीश को किस प्रकार प्राप्त करने में अक्षम हैं। मित्रों, निश्चिंत रहें, मेरा पूरा प्रयास है आपको इसकी जड़ तक जाकर हर वो सूक्ष्म बिंदु समझा देना ताकि आप सरलता से अपनी नीश को ढूंढ सके। तो मिलते हैं अगले सत्र में। और हाँ, यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगे, समझ आए, तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।